हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शांतो। वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको मिलेगा कॉमर्स का हर सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑलरेडी टर्म 1 ओवर है। नाउ टर्म 2 के लिए हमें तैयारी करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म 2 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, पहले मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी आप बहुत पहले से कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्लास 6, 7, 8 से आप शुरू कर रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइक इट मे रेन टुडे, ही माइट विन द गेम। सो ये सब अनसर्टेनिटी के लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी। नाउ सम बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टर्म, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए, हमारे डेली लाइफ में जो एक्शंस हम करते हैं उसको ही हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट इन वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो एक्सपेरिमेंट के लिए भी और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए एक्सपेरिमेंट का 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया, द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड। कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। Second criteria क्या है? Second criteria to be an experiment, to be a random experiment is that there should be 2 or more than 2 outcomes. जो भी एक्सपेरिमेंट का 2 और 2 से ज्यादा आउटकम्स आ गया उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो 2 क्राइटेरिया हमेशा याद रखना, कोई भी आउटकम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और 2 और 2 से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। सो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। पहला एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में क्या है? हेड और टेल, ये ही 2 आउटकम आ सकते हैं। देखिए 2 आउटकम है और हेड आ सकता है कि टेल आ सकता है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग ऑफ ए डाई, जब हम लूडो खेलने बैठते हैं तो क्या करते हैं? 1 आएगा कि छक्का आएगा कि 4 आएगा, हम नहीं बोल सकते। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स and there are 6 outcomes, 1 2 3 4 5 6. Here also 2 and more than 2 outcomes. Also picking a card out of a deck of 52 cards. So कौन सा कार्ड आएगा एक कार्ड पिक करने के लिए हम बोल नहीं सकते। There are 52 equal chances of getting that card. इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में और मैथमेटिक्स के टर्म में रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स बिगिन विथ सम क्लास 11 कॉन्सेप्ट्स। क्या है? पहला कॉन्सेप्ट था सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? देखिए, सैंपल स्पेस नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन में क्या क्या है? हेड और टेल, ये 2 आउटकम को जब आप एक सेट के अंदर लिखेंगे ना तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट, रोलिंग ए डाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम आ सकता है कोई भी एक डाई को रोल करने के लिए एक बार में। सो ये 6 आउटकम को अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देन इट इज कंसिडर्ड एज ए सैंपल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। सो सैंपल स्पेस इज कंसिडर्ड नथिंग बट द यूनिवर्सल सेट, जो कि हम 11 में पढ़े थे, याद है आपको? यूनिवर्सल सेट, जो कि मदर सेट बोलते हैं, जिसके अंदर सब आउटकम होता है, उसके हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट? एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे कि सपोज occurring of a head, occurring of prime numbers in the rolling of a die. So any subset of any sample space having associated with the given random experiment is called an event. जैसे कि और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि गेटिंग प्राइम नंबर इन ए रोलिंग ए डाई। सो प्राइम नंबर के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? 2 3 और 5, आउट ऑफ विच एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका सैंपल स्पेस और 2 3 5 हो गया आपका इवेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट टाइप होगा श्योर इवेंट। व्हाट इज ए श्योर इवेंट? देखो, जो इवेंट श्योरली हो रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। यस, जो प्रोबेबिलिटी श्योरली सर्टेनली हो रहा है उसका हम बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, हर रोज होता है, हर रोज सुबह उठ के आप देखते हैं ईस्ट में सनराइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। सो हम जानते हैं ये सब एकदम श्योर इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी होगा 1।
ओके। नेक्स्ट होगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता, जैसे कि उल्टा सन राइजेस इन द वेस्ट नहीं हो सकता, सन सेट्स इन द ईस्ट नहीं हो सकता। सो ये जो नहीं हो सकता जो इवेंट, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? यस, यू आर राइट, इट इज 0। और भी 2-3 तरह का इवेंट्स है जो हम क्लास 11 में पढ़े थे। जस्ट रिकैप के लिए मैं फिर से बताता हूं। पहला, व्हाट इज सिंपल इवेंट। देखिए सैंपल स्पेस के अंदर जो सब एलिमेंट्स रहता है ना, सेट के अंदर जो सब एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सो सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट इज नथिंग बट ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब, यस, सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट रहता है। सो सिंपल इवेंट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट रहता है। देखो सिंगल इवेंट का एक एग्जांपल देखो, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए तो इसका आउटकम आएगा। क्लास 10 से हम ये कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है कौन सा आउटकम आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें बोला कि एक इवेंट बनाओ जिसमें 3 हेड्स आर कमिंग अप टुगेदर, दैट मींस H करके एक सैंपल पॉइंट के साथ जो इवेंट आएगा उसको हम बोलते हैं सिंगल इवेंट। नेक्स्ट हो रहा है हमारा क्या? कॉम्पाउंड इवेंट, जहां पे 2 और मोर देन 2 event outcomes will be there or sample points will be there inside the second bracket. That means inside an event having 2 or more than 2 sample points is called compound events. देखो compound event का और एक क्या है एग्जाम्पल, एक कॉइन को 2 बार टॉस किए, उसका एटलीस्ट 1 हेड, तो क्या आएगा? HT and TT को हम छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स HH और TH को लिए हम जो 3 सैंपल पॉइंट के साथ जो बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पाउंड इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हाट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स? देखो डेफिनेशन तो तुम्हारे स्क्रीन पे है ही, तो डेफिनेशन हम बुक का डेफिनेशन नहीं बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से। देखो तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम है हर आउटकम का, एक इवेंट का हर आउटकम का अगर इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरिंग हुआ तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे कि लूडो का डाई का रोल करना, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द आउटकम्स। आर दे इक्वली लाइकली आउटकम्स? ऑब्वियसली यस, क्योंकि देखो 1 पढ़ने का चांस इक्वल्स टू 6 पढ़ने का चांस, 4 पढ़ने का चांस इक्वली प्रोबेबल टू 3 पढ़ने का चांस। सो दीज आर ऑल इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज इस सब आउटकम्स का सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और ऑकरिंग सेम होता है, इक्वल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो हम कुछ और इवेंट्स के बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स सपोज देयर आर 2 इवेंट्स A एंड B। सो A एक इवेंट है, B एक इवेंट है। अगर A और B इवेंट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स मैथमेटिकली A इंटरसेक्शन B अगर 5 हो गया तो हम बोलते हैं ये A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। सो अब एडिशन लॉ अगर हुआ हमारे पास, देखो हम ये सब जानते हैं, P A यूनियन B इज इक्वल टू, द एडिशन लॉ इज PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, because A and B are mutually exclusive, so that means A intersection B, probability of A intersection B is equal to 0, as if A, B are mutually exclusive. ताले A and B are mutually exclusive means cannot happen simultaneously. Cannot happen simultaneously. 2 इवेंट एक साथ अगर नहीं ऑकर कर सकता तो हम बोल सकते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स नेक्स्ट इवेंट है। लेट अस टेक n नंबर ऑफ इवेंट्स E1 E2 .en। सो ये n नंबर ऑफ इवेंट्स कब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा? दिस n नंबर ऑफ इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद सैंपल स्पेस S। एक सैंपल स्पेस S के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद अ random experiment. Now these experiments or these events are to be called exhaustive events if the union of these events
union of these events is nothing but the set S. So एक example लेते हैं. Let us take an example A event which is associated with the experiment rolling a die, or the event is getting odd numbers. So odd number क्या क्या होगा? 1, 3, 5. And let us take another event of the same experiment getting even numbers, to 2, 4 and 6. So अगर A union B हम करेंगे तो by the set union of sets what we get? We get 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is nothing but the whole sample space S of rolling a die. That means यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? A union B is coming directly S. ऐसे ही अगर हम 2, 3 और 4 और n नंबर ऑफ इवेंट्स मिले जिसका यूनियन इज इक्वल टू एस, हम उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो हम एग्जॉस्टिव बोल दिए, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिए. सो नेक्स्ट दो कॉम्बाइन जो इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स, टू कॉम्बाइन इवेंट्स व्हिच आर द इवेंट्स आर कॉल्ड दिस कॉम्बाइंड इवेंट्स. सो लेट अस टेक द डेफिनेशन फर्स्ट. लेट E1, E2, E3 dot 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 En are mutually exhaustive events and mutually exclusive events. That means हमें mathematically क्या बोलते हैं? Associated, obviously associated with the random experiment with sample space S. So let us take E1, E2, E3, E4 dot 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 En. They are exhaustive sets of events and they are mutually exclusive as well. So E1 union E2 union dot 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 union En, that is equal to S because they are exhaustive, and they are mutually exclusive as well. So कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन होगा फाई. कोई भी दो E1 E2 E2 E3 E3 E1 E1 En En minus 1 E2 कुछ भी दो, कोई भी दो where I not equal to J, कोई भी दो अलग इवेंट का इंटरसेक्शन होगा फाई. सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का डेफिनेशन है. देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमें पता है, एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स हमें पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स हमें पता है. नेक्स्ट है एडिशन थ्योरम, जो कि हम क्लास 11 में वो भी पढ़ चुके थे. वो क्या है? देखो दो इवेंट के लिए मैं बताता हूं. सो n नंबर ऑफ इवेंट्स आल्सो इट इज इक्वली ट्रू. सो एक इवेंट है A और एक इवेंट है B. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो P ऑफ A यूनियन B, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, तो क्या हो गया? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, जो कि हमें पता है. सो P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस वाला जो पार्ट था A इंटरसेक्शन B, वो हो गया 0. ये 0 होगा. 5 अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0. सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सो ये हो गया दो इवेंट के लिए. ओके, नाउ लेट अस टेक फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स A1 A2 A3 A4 AN. सो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN, जो कि हर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ऐसे करके डॉट डॉट प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN. ओके, अगर नाउ बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये A1 A2 AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी हो गया, हम जानते हैं एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN इज इक्वल टू S द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1. ये भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1. सो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू PS, लिख सकते हैं PS, क्योंकि S इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A डॉट 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 यूनियन AN, बिकॉज सो दैट मीन्स वी आर टेलिंग दैट दिस A1 A2 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive as well. If these two are happening simultaneously, so this result prevails, that probability of A1 union A2 union dot 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 union AN is equal to PS, जिसका मतलब है 1, जिसका मतलब है 1, क्योंकि probability of certain event is equal to 1. So 1 is equal to probability of A1 plus probability of A2 probability of A3 dot 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 probability of AN. So for n number of events we get this formula, or as rather as theorem known as addition theorem. क्लास 12 में हम इसका दूसरा
जो नेक्स्ट पोर्शन है वो पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्लास 12 सिलेबस। अभी तक हम सिर्फ 11 का रिकैपिचुलेशन सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे थे। लेट अस बिगिन विद क्लास 12 सिलेबस। तो देखो क्लास 12 के सिलेबस में 4 टॉपिक हमें पढ़ना है। पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तीसरा है बेस थ्योरम एंड टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और चौथा है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास 12 सिलेबस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो पहला ही जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद आता है बेस थ्योरम एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज के वीडियो में सिर्फ पहला 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो देखो हमारा पहला जो नाम है उससे ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ कंडीशंस लगा हुआ है। लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक देयर आर 52 कार्ड्स इन ए प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स रहता है, उसमें से अगर एक डायमंड निकालो तो बाय क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, डायमंड्स कितना होता है एक सूट के लिए 13 कार्ड्स आउट ऑफ 52 cards, that means 1/4. You're cancelling out with 13, 1/4. That is the probability of getting diamond. Probability of getting diamond out of 52 cards. Now यही probability को अगर एक condition, छोटा सा condition इसके ऊपर बिठा दे तो क्या होगा। देखो वो condition क्या बोलता हूँ, 52 cards नहीं बोल के मैं बोलता हूँ so let us take some red cards. Let's take the cards to be red. तो हमारा red card कितना है, हमारा रेड कार्ड है ना 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है। ओके, नाउ अभी हमें अगर बोला गया है कि 26 रेड कार्ड में से एक डायमंड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो हमारा यही प्रोबेबिलिटी अब नाउ चेंज होके हो जाएगा 13 आउट ऑफ 26, बिकॉज अब वो प्रोबेबिलिटी में एक्स्ट्रा कंडीशन लग चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डायमंड कार्ड आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स, so 13/26 is equal to now 1/2. So ये जो चेंज हुआ ना, ये जो चेंज हुआ, this change is due to that condition where it is given this supposed to take the cards out of 26 red cards. So this change is happening due to this condition. So इसको ही हम बोलते हैं conditional probability. So conditional probability is defined by this symbolism. प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, ये ए बाई बी नहीं बोलना, ये ए कंडीशन बी, जिसका मतलब होता है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं हो सकता। बट इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है इस नोटेशन का, इसका मतलब है दैट बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड अंडर दैट कंडीशन, ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। सो ये नोटेशन का मतलब क्या है, ये नोटेशन का मतलब है देखो बी इवेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, बी इवेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड अंडर दैट कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब है ये, और अगर ये उसका उल्टा भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन है जिसका भी रिजल्ट ये ऐसा ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज बी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सेम थिंग, सो बी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A, where obviously probability of A not equal to 0. So इस नोटेशन का मीनिंग वही है, probability of B under the condition that A has already been occurred. So B हो चुका है, इस कंडीशन के आधार पर A होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, A हो चुका है, उस कंडीशन के आधार पर B होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था कि 26 रेड कार्ड्स में से एक डायमंड कार्ड्स को निकालना होगा, which is different from taking a diamond card out of 52 cards. So एक अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन लग रहा है हमारा, इसके लिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं, एक एग्जांपल दे दिया, आप थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ए और बी दो इवेंट है जिसका एक कॉमन पार्ट है जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ए में ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, कैपिटल बी सेट में बा बी इवेंट में रादर बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट मीन्स बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है, और टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें n नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है। सो प्रोबेबिलिटी है कितना होगा
favorable to the outcome by total outcome, favorable to the outcome by total outcome, and A intersection B में favorable to the outcome by total outcome. So probability A is equal to A by N, probability B is equal to B by N, probability A intersection B is equal to T by N. So इतना तक हमें सब पता है। नेक्स्ट क्या है? So हमें ये पढ़ रहे थे क्या? probability of A condition B. probability of A condition B मतलब B has already been occurred, under that condition A is happening. ये है probability of A condition B का मतलब, जिसका मतलब क्या है? देखो कि the outcomes of B which are favorable to A are the common outcomes of A and B, that is A intersection B. जिसका मतलब क्या है? जो सब आउटकम B में है एंड विच आर फेवरेबल टू ए, दैट मीन्स B होने के बाद जो A में A हो रहा है, B हो चुका है, अंडर दैट कंडीशन A हो रहा है, A का इवेंट्स हो रहा है, A इवेंट का आउटकम्स हो रहा है, B का आउटकम्स हो चुका है, इसके अनुसार A हो रहा है। इसके लिए ये जो फॉलो करके जो हमें मिल रहा है क्या? द आउटकम्स ऑफ बी विच आर फेवरेबल टू ए आर द कॉमन आउटकम्स ऑफ ए एंड बी। सो सिंपल सी बात है, सो सीधी सी बात है, द आउटकम्स ऑफ बी विच आर फेवरेबल टू ए, दैट मीन्स बी का जो आउटकम्स है जो ए को फेवर करता है वो नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A and B, that means A intersection B. So इसका डेफिनेशन हो गया, the number of outcomes favorable to A intersection B, that means B के फेवर में A का outcomes, that is favorable to A intersection B by the number of outcomes which is favorable to B. So that means our basic definition से हमें ये मिलता है कि probability of A intersection B by probability of B, obviously जहाँ पे probability of B not equal to 0 होगा। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखना है अबाउट कंडीशन प्रोबेबिलिटी। सो हमें पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0 लेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस इक्वल टू 1 होता है। 0 और 1 के बीच में होता है, इससे ज्यादा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी भी 0 और 1 के बीच में होगा। प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। ओके, सो 0 लेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी लेस इक्वल टू 1। और एक नेक्स्ट चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या था हमारे क्लास 11 में था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम थिंग है, यहाँ पे जस्ट एक कंडीशन एफ लगा हुआ है, ए यूनियन बी कंडीशन एफ। सो उस तरह से याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन एफ। याद नहीं रखना है सिर्फ प्रॉपर्टी को, क्योंकि यही से ही सम आएगा। हमें क्या करना है? सम सॉल्व करने हैं। थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट है, प्रूफ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी में। एंड द लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए। इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कंडीशन बी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। सो यही 3 प्रॉपर्टी था। अब इन 3 प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप देखिए। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ओवर हियर फॉलोइंग द प्रीवियस प्रॉपर्टीज। सो देखो पहला क्या है, सम पहले देख लेते हैं क्या है। इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4। सो फाइंड दिस 4 रिजल्ट्स। सो एक के बाद एक, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई परेशानी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ परेशानी की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 1/3। सो हमारा रिजल्ट कितना हुआ? 3/4। सो पहला 1 डन है, 1 मार्क्स मिल गया आपको। सेकेंड वन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए एक ही चीज है, फॉर्मूला बेस्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 बाई हाफ मीन्स 2/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/2। दूसरा मार्क भी आपको ऐसे ही मिल गया। सो नाउ तीसरा वाला क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कंडीशन बी, इसका मतलब क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी कितना निकला था? 3/4। सो 1 माइनस 3/4 इट विल बी 1/4। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कंडीशन बी डैश। ये थोड़ा सा हमें कुछ और भी थोड़ा करना होगा यहाँ पे। देखो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन कंडीशन बी डैश का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बेसिक डेफिनेशन से ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश तो इजीली मिल जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें कैसे मिलेगा? देखो बाय डी मॉर्गन्स लॉ
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश्ड इंटरसेक्शन बी डैश्ड, इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश्ड, इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से आता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये तीनों ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 4। सो 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया -3। सो 6 - 3 3, 3 + 4 7/12 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो यहाँ पे जस्ट लिख दो, यहाँ पे जस्ट लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 - 7/12, दैट मीन्स 5/12। सो 5/12 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का रिजल्ट। सो ये खत्म नहीं हुआ अभी भी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का रिजल्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1 - 1/3, 1 - 1/3 का मतलब हो गया 2/3। तो ये एक रिजल्ट है और ये एक रिजल्ट है, जस्ट यहाँ पे बिठा देना होगा 5/12/2/3, दैट मीन्स 5/12 इंटू 3/2। सो ये हमारा हो गया 15/24, दैट मीन्स 5/8। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इन ए स्कूल 70% पास इन फिजिक्स, 75% पास इन मैथ्स एंड 10% फेल इन बोथ। One student is chosen at random, एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक कर लिया है। What is the probability that he passes in physics and maths? Okay, so यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम पकड़ लेते हैं फिजिक्स 70% पास, 70% पास मतलब 70 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ओके, देन मैथ्स 75% पास मतलब बी पकड़ लेते हैं, मैथ्स में पासिंग परसेंटेज ऑफ पास बी पकड़ लेते हैं इवेंट। सो ये है 75% मैंने 75 आउट ऑफ 100, और लास्ट में है 10% फेल इन बोथ। फेल माने नॉट पास, नॉट पास का मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो नॉट पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इन बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन हमें पता है, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू बोला गया है 10/100। चलो इतना इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी खोजना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है खोजना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है हमें कैसे पता है? हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ए यूनियन बी होल डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? ये इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10, बिकॉज ये देखो ये 0 कट गया 1/10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/10। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10, दैट इज 9/10। नाउ वेरी क्लियरली यू सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूला में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इज इक्वल टू 9/10। सो क्लियरली हमें ये सब पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 7/10, हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या 3/4। सो नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, एज पर योर चॉइस। सो 7/10। सो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये पता है, ये पता है, ये खोजना है। सो प्रोबेबिलिटी ए का मतलब कितना है 7/10। सो 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी बी का कितना है, प्रोबेबिलिटी बी मतलब 3/4 माइनस हमें ये खोजना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9/10। सो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, जस्ट इस तरफ और उस तरफ ले आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10 प्लस 3/4 माइनस 9/10 इज इक्वल टू 11/20। कैलकुलेशन मुझे पता है, आप लोग कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11/20, यही खोजना है।
पास इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। सो बोथ फिजिक्स एंड मैथ का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। सो पहला क्वेश्चन डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही पासेस इन मैथमेटिक्स विच इज इवेंट बी एंड गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स दैट मींस इवेंट ए। ये इवेंट हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे से देख लेना कौन सा क्या इवेंट है। सो ये क्या है हमें खोजना क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पासेस इन मैथमेटिक्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी under the condition of A, happening of A, probability of happening B under the condition of probability of A. That means ये क्या है? हमें पता है फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है? probability of A intersection B by probability of A। probability of A intersection B पहले सम से क्या था? 11/20 और probability of A कितना है? probability of A है 70/100 that is 7/10। So if you calculate it, it will come like this, that is 11/14। So probability of B under the condition that probability A is already occurred is 11/14। So let's end with this sum। Next question और last question क्या है? He passes in physics given that he passes in mathematics। previous question का उल्टा, passes in physics that means it is the event A under the condition that he already passed in mathematics that is under the event B। So probability of A condition B, ठीक उल्टा previous sum का। So probability of A intersection B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 11/20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है यहाँ पे 75/100। 75/100 माने 3/4 दैट मीन्स 11/20 इंटू 4/3 दैट इज 11/15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that means probability of passing in physics under the condition he has already passed in mathematics is 11/15। सो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। ये अच्छे से ऐसा टाइप का और भी एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे बुक्स में, देख लेना। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, आवर नेक्स्ट टॉपिक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो देखो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इनटू ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल गया? ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए में हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये भी हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स देखो क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भी हो सकता है। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए और probability of B into probability of A condition B. This property or this thing that we have done here is known as multiplication theorem on probability because they are multiplied one event probability and the conditions event probability multiplied to get this probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B condition A, or this can be also written as probability of B into probability of A condition B. This is known as multiplication theorem of probability. Now we will learn about the extension multiplication theorem on probability. So देखो हमें पता है multiplication theorem on probability क्या है? probability of AB. Now probability AB का मतलब A intersection B है, ये notation याद रखना। probability of AB मतलब probability of A into probability of B condition है is equal to probability of B into probability of A condition B. कोई भी एक लिख सकते हो according to your requirements. Now let us move on to the extension of the theory. Probability of A, B, C तीन इवेंट के लिए probability of A condition A, B and C. So A intersection B intersection C भी लिख सकते हो, probability of A, B, C भी लिख सकते हो। So ये is equal to है probability of A into लॉजिक सेम है, सिर्फ देखो कैसे करते हैं probability of A into probability of B condition A into probability of C condition A B। A B का मतलब किंतु A intersection B है। सिमिलरली अगर हम probability of A B C के साथ करेंगे, A B C D के साथ करेंगे, सो एक ही लॉजिक में हम ये लिख सकेंगे probability of A into probability of B condition A into probability of C condition A B probability of D कंडीशन A B C, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा।
ओके, सो ये एक्सटेंशन थ्योरी है। ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से लेके एन तक हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हम दो इवेंट के लिए देख लिया, 3 इवेंट के लिए देख लिए, 4 इवेंट के लिए देख लिया, हम अब एन इवेंट्स के लिए देखेंगे। दैट मीन्स A1 A2 डॉट 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 एन के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे होल्ड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of A2 condition A1 into probability of A3 condition A1 A2 dot 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 probability of AN condition A1 A2 dot 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 AN minus 1। याद रखना ये A1 A2 का मतलब A1 इंटरसेक्शन A2, A2 A1 A2 A3 का मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और A1 A2 A डॉट 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 AN माइनस 1 का मतलब है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN माइनस 1। सो ये है एक्सटेंशन और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें समझ आएगा 2 और 3 के हिसाब से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना होगा। लेट अस टेक 4 रेड बॉल्स and 3 balls blue balls। ओके, सो 4 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स है, टोटल हमारे पास कितना बॉल्स है, टोटल 7 बॉल्स है। ठीक है, सो हमें 2 बॉल निकालना है, एक के बाद एक 2 बॉल निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट ड्रॉ में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा 4/4 + 3 7, 4/7। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉ में एक रेड बॉल निकालना है, उसके लिए 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा कंडीशन आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ देखो बहुत अच्छे से समझना। विथ रिप्लेसमेंट मतलब है जो बॉल तुम उठा रहे हो उस बॉल को फिर से उसके अंदर अर्न के अंदर डाल के उसके बाद फिर से काउंट चालू करना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉल डाल रहे हो उसको उठा के बाहर रख रहे हो, उसको और अंदर नहीं रख रहे हो, इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो विथ रिप्लेसमेंट में सेकेंड बॉल में क्या है, बॉल में कोई अंतर नहीं है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब के समझ लो पहला बॉल ड्रॉन में एक रेड बॉल निकल गया, रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज 4/7। उस जो बॉल को उठाया पहला ड्रॉन में उसको रख दिया, रिप्लेस हो गया। अब दूसरा बॉल निकाल रहे हो, उस दूसरे बॉल के प्रोबेबिलिटी का रेड बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4/7। नो चेंज इज देयर, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स अभी भी ये 4 है, अभी भी ये 3 है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में देखो क्या होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में पहला बॉल निकाला, पहला बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज 4/7। अब वो रिप्लेस नहीं कर रहे हो, जो उठा रहे हो उसको बाहर रख रहे हो। नाउ दिस रेड बॉल इज बिकमिंग 3 रेड, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में जो निकाल रहे हो बॉल वो बाहर रख रहे हो, अंदर नहीं रख रहे हो। दैट मीन्स द red ball number of red balls has been reduced to 3 red balls and 3 blue balls. Now getting without replacement, getting the probability of getting another red ball on the second round is 3/3 + 3 6, दैट मीन्स 1/2। सो ये देख रहे हो, ये 2 अलग चीज़ है। विथ रिप्लेसमेंट होगा 4/7, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा 1/2। सो देखो पहला जो एग्जांपल हमने लिया था कि 4 रेड बॉल है, 3 बॉल ब्लू बॉल है, जहाँ पे ए एक इवेंट ले लिया गेटिंग ए रेड बॉल ऑन द फर्स्ट राउंड एंड बी एक इवेंट ले लिया गेटिंग ए रेड बॉल ऑन द सेकेंड राउंड। सो देखो इसमें क्या है, 2 केसेस हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर द सेकेंड केस, दैट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट। और विथ रिप्लेसमेंट के लिए वो डिपेंड नहीं करता। सो याद रखना हम जो पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मींस गेटिंग ए रेड बॉल ऑन द सेकंड राउंड, ये तभी ए के ऊपर डिपेंड करेगा जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बॉल को बाहर रखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट दैट मींस फॉर द सेकंड केस दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, सो फॉर द सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज क्लियरली डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, okay, getting a red ball on the first round. तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है that occurrence or non-occurrence of any event doesn't affect the or doesn't change the probability of getting another event. Okay, so occurrence or non-occurrence of another event doesn't affect the another event, so it is called independent event. So mathematically हम कैसे बोलते हैं, probability of अगर 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हो गया सो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ हम इसका रिलेशन क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ इसका रिलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये प्रोबेबिलिटी बी कट गया। सो ये देख रहे हो, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा है। दैट मीन्स द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट बी डजंट चेंज द occurrence of the event A. Occurrence of the event B और non occurrence of the event B doesn't change the probability of getting A. So इसका मतलब है probability of A condition B is equal to probability of A हो गया, और हम ये भी लिख सकते हैं probability of B condition A is equal to probability of B हो गया। इस दोनों का मतलब है they are इंडिपेंडेंट इवेंट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट का बेसिक क्राइटेरिया ये है और कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ इसका रिलेशन ये है। सो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, A bag contains 4 red balls, 3 blue balls and 2 white balls. If 3 balls are drawn one by one without replacement, without replacement माने एक बॉल को उठाया उसको वापस नहीं रखा उसमें, without replacement, that means they are to be independent events. So then what is the probability that all 3 balls are red? That means क्या? देखिए मैं 3 इवेंट ले लेता हूँ A, B और C. A, B और C are the events which are to be are the events which are to be drawn red balls in first, second and third attempt respectively। पहला अटेम्प्ट में रेड बॉल पाने के लिए इवेंट होगा A, दूसरा अटेम्प्ट में रेड बॉल पाने के लिए इवेंट होगा B और तीसरा अटेम्प्ट में रेड बॉल पाने के लिए इवेंट होगा C। सो हमें खोजना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर रेड, दैट मीन्स हमें खोजना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये खोजना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इन ऑल 3। ऑल 3 का मतलब है, ऑल 3 का मतलब है इंटरसेक्शन। So A intersection B intersection C, that means by multiplication law we have probability of A into probability of B condition A into probability of C condition A B, ये हमें खोजना है। So पहला है probability of A खोजते हैं। probability of A कितना है? probability of A ना पहला अटेम्प्ट में रेड बॉल निकालने का probability कितना है? पहले अटेम्प्ट में रेड बॉल निकालने का probability है 4 रेड बॉल आउट ऑफ कितना बॉल्स? 4 + 3 7 + 2 9। सो पहला इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4/9, 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B खोजना है, माने दूसरा अटेम्प्ट में रेड बॉल निकालो, कंडीशन दैट पहला अटेम्प्ट में रेड बॉल निकल चुका है, और ये सम क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का सम है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है तुम एक बॉल निकाले हो पहले अटेम्प्ट में, वो निकाल के बाहर रखे हो, उसके अंदर नहीं रखे। दैट मीन्स नाउ द रेड बॉल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 रेड बॉल्स। ओके, सो इसके लिए क्या होगा? सेकेंड अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स अंडर द कंडीशन दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड बॉल निकल चुका है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स ऑलरेडी 3 बॉल रेड बॉल है, क्योंकि बाहर एक रेड बॉल रखा हुआ है, उसको रिप्लेस नहीं किया है विदाउट रिप्लेसमेंट सम में। सो 3 बॉल्स ऑफ 3 रेड बॉल्स प्लस 3 ब्लू बॉल्स प्लस 2, दैट मीन्स 3 + 3 + 2, दैट मीन्स 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन है में 3/8। और लास्टली क्या खोजना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन AB। प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन AB में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन AB में है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग on the third attempt probability of getting a red ball under the condition that AB has already been occurred। that means पहला अटेम्प्ट में, दूसरा अटेम्प्ट में रेड बॉल हमें मिल गया है, उस रेड बॉल को बाहर रखे, पहला अटेम्प्ट का रेड बॉल को बाहर रखे हैं, दूसरा अटेम्प्ट के रेड बॉल को बाहर रखे हैं। दैट मीन्स तीसरा अटेम्प्ट में जो मिलेगा वो भी रेड बॉल होना है, इस कंडीशन में कि पहला 2 अटेम्प्ट में रेड बॉल मिला है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है वो जो बॉल मिल गया है पहला 2 अटेम्प्ट में, उसको बाहर रखे हैं। दैट मीन्स नाउ द रेड बॉल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में 3 हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में 2 हो गया, 2 बॉल बाहर है। नाउ रेड बॉल इन द बैग इज 2। सो 2 + 3 + 2, that means 3 + 2 5 + 2 7। so total ball है 7। out of that we have to find another red ball on the third attempt under the condition that 2 ball has already been excluded from the bag।
दैट मीन्स 2/7। सो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है ये वाला चीज़ जो बाई द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ऑल द 3 अटेम्प्ट्स में रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स इन 3 अटेम्प्ट्स, on 3 attempts probability getting a red balls on 3 attempts, that means probability of A that is 4/9, probability of B condition A that means पहला अटेम्प्ट में मिल गया है, उसके कंडीशन में दूसरा अटेम्प्ट में रेड बॉल मिलेगा, दैट इज 3/8, एंड लास्टली पहला दो अटेम्प्ट में रेड बॉल मिल गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में भी रेड बॉल मिलेगा, उसका क्या है सी कंडीशन ए बी का मतलब है 2/7। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा 1/21, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो और एक एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स 6 ब्लैक बॉल्स, 4 balls are being drawn out एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉल हम ड्रॉन कर रहे हैं उसको हम वापस नहीं रख रहे। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स, माने एक बॉल ब्लैक दूसरा बॉल व्हाइट, एक बॉल व्हाइट दूसरा बॉल ब्लैक, इसका मतलब है ऑल्टरनेटली डिफरेंट कलर। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, ये एकदम सीधा सम है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या, देखो हमें पहले वो खोजना है कि ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है। ऑल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले अब ब्लैक से अगर शुरू करें तो दूसरा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कलर आएगा व्हाइट, उसके बाद फिर ब्लैक, उसके बाद व्हाइट। क्यों 4 पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल ले रहे हैं। और का मतलब होता है प्लस, ब्लैक से शुरू किया तो हम और एक हमारा पास और एक ऑप्शन है कि व्हाइट से भी शुरू कर सकते हैं, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। सो यही दो ऑप्शंस है, सिंस दिस आइदर और दिस, आइदर और में हम हमेशा प्लस यूज करते थे। तो देखो ये क्या हो रहा है, पहला बॉल ब्लैक ले रहे हैं, ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल देखो हमारे पास 10 व्हाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, तो टोटल 6/16 हो रहा है, 6/16। तो ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आउट ऑफ 16 बॉल से 6/16। अब देखो ये जो ब्लैक बॉल है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सम है, दैट मीन्स वो ब्लैक बॉल आउटसाइड ऑफ द बैग हो गया। अब इसका नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है 5, सो टोटल बॉल हो गया 15, टोटल बॉल हो गया 15, बट हाउ मेनी, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू टेक व्हाइट बॉल्स। सो व्हाइट बॉल्स कितना है 10, ठीक है। अब जो 10 वाला व्हाइट बॉल है इसमें से एक बॉल हम बाहर निकल रहे हैं, तो नाउ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर रिमेनिंग 9। सो दूसरा बॉल है ब्लैक, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नाउ 9 + 5 14। नाउ ब्लैक बॉल खोजना है, ब्लैक बॉल कितना है 5 ब्लैक बॉल है, सो 5/14 इनटू, नाउ व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल, नाउ ब्लैक बॉल ये जो 5 ले लिया हमने, एक ब्लैक बॉल ये वाला ले लिया। सो व्हाइट बॉल खोजने के लिए नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नाउ रिड्यूस टू 4, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नाउ 13 एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितना होगा, आउट ऑफ 9 बॉल्स। सो ये वाला हो गया पहले वाला, प्लस नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। सो पहला वाला क्या था 10/16, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बाई टोटल बॉल है 16। नाउ जो व्हाइट बॉल हमने निकाल लिया है उस व्हाइट बॉल को हम फिर से नहीं लगेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। नाउ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज बिकमिंग 9, सो टोटल बॉल है, टोटल 15 बॉल है, और उठा क्या रहे हैं, नेक्स्ट बॉल है ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल उठा रहे हैं। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नाउ 6, सो उठा लिया इसको, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नाउ 5, सो टोटल बॉल्स नाउ 9 + 5 14, सो टोटल बॉल्स है 14 हमारे पास। सो 14 में से क्या उठा क्या रहे नाउ, व्हाइट बॉल, सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स नाउ 9, सो 9/14 इनटू, यहाँ पे उठा लिया एक, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स नाउ बिकमिंग 8, सो 8 + 5 टोटल बॉल्स है 13, एंड नाउ क्या उठा रहे लास्ट में, ब्लैक बॉल, सो वो क्या है 5, सो 5/13। इसका जो आंसर है कैलकुलेट करके हमें आएगा 45/364। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से इसको आंसर करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तुम्हें करना है सोल्यूशन। हमारा ये पिछला वाला सम एक ही सम है, बट यहाँ पे हम एक चेंज कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट था पहला वाला सम, ये वाला होगा विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जो हम बॉल उठा रहे हैं ड्रॉन आउट करके उसको फिर से वापस रख दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो ये क्या हो रहा है, फिर से एक ही सम है सिर्फ विद रिप्लेसमेंट। सो क्या है, पहला ब्लैक बॉल निकालना है। ब्लैक बॉल टोटल कितना था, 10 व्हाइट बॉल था और 6 ब्लैक बॉल था, सो टोटल है 6/16 इनटू, फिर से विद रिप्लेसमेंट, जो बॉल उठाया था वो
वापिस डाल रहा हूँ, माने नंबर ऑफ टोटल बॉल्स डजंट चेंज। दैट मीन्स ये हो गया 16, ये हो गया 10, दूसरा बार फिर से ब्लैक बॉल उठा रहे हैं तो हो गया 6/16, उसके बाद फिर से व्हाइट बॉल उठा रहे हैं, क्योंकि देखो जो बॉल विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉल उठा रहे हैं वो बॉल बाहर नहीं रख के फिर से उसके अंदर रख दे रहे, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। सो 16 ही हो रहा है, हर बॉल ड्रॉन के बाद 16 ही नंबर ऑफ बॉल्स हो रहा है। सो विद रिप्लेसमेंट बहुत ईजी है। तो 6/16 के बाद नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स भी 10/16, इसके प्लस ये हो गया, देखो नाउ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स गेटिंग फर्स्ट बॉल एज ए व्हाइट, सो इसका भी पहला वाला 10/16 होगा, दूसरा वाला फिर से बहुत जो उठा रहे थे उसको फिर से डाल दिया विद रिप्लेसमेंट, दैट्स वाई 6/16, उसके बाद फिर से 10/16, उसके बाद फिर से 6/16। सो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 225/2048। सो हमें क्या पता चला, बेसिकली विद रिप्लेसमेंट का जो सम्स है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये याद रखना, विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माने ये सब जो है ना ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, माने हर एक प्रोबेबिलिटी अलग अलग होकर मल्टीप्लाई होता है इंटरसेक्शन में, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू और बी, अगर बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू होता है बी डब्ल्यू होता, सो हमें क्या निकलना होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। सो यहाँ पे बेसिकली हर एलिमेंट का इवेंट मल्टीप्लाइड हो रहा है सेपरेटली। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो बेसिकली हमने क्या किया, आज दो टॉपिक किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो गाइस वी हैव जस्ट कवर्ड द बेसिक आइडियाज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन द कमिंग वीडियोस विल डिस्कस अबाउट द मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोर्शंस ऑन प्रोबेबिलिटी। घबराना मत, इसके बाद हम और भी सारे सम्स करेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए, पहले चैप्टर क्लियर कवर हो जाए, इसके बाद हम कुछ ईयर सम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स फ्रॉम अदर बुक्स ऑल्सो करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस and like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Limitless Brains.